बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार। देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और तरह तरह की बातें हो रही हैं और सत्ता पक्ष के लोग अपनी दलील दे रहे हैं, विपक्ष के लोग अपनी दलील दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच में कुछ वास्तविक बातें हैं। कुछ जो मुद्दे हैं देश के, अर्थव्यवस्था से लेकर के सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के, उन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथी देवेश दीक्षित जी हमारे साथ में हैं। तो आइए इनकी जो जानकारी है वो आपके बीच में शेयर करते हैं। तो देवेश भाई, जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार, जो लगातार कह रही है कि हम देश की अर्थव्यवस्था को कहाँ पर लेके जा रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहाँ तक लेके चले जाएंगे, और तरह तरह की बातें हो रही हैं। कभी अडानी अंबानी हो, काला टेम्पो, काला धन और क्या क्या बात करने लगते हैं। तो आपके हिसाब से अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है? भारत की अर्थव्यवस्था की जो हालात हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ही मोदी जी ये सब कर रहे हैं। अच्छा। चुनाव जीतना उनका एक दूसरा विषय है। भारत की जो जनता है, कहीं उसकी नजर इकोनॉमी में ना चली जाए, वो उन हकीकत को ना समझ जाए कि देश की इकोनॉमी क्लैश कर रही है। रुपया हमारा सबसे निचले स्तर पे आ गया है, शेयर मार्केट हमारा टूट रहा है, हमारा जो देश का कर्ज था, जो आपको भी जानकारी होगी शायद, कि जो पिछले 60-65 वर्षों में केवल और केवल 50 लाख करोड़ था, आज वो 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और उन चीजों को ऐसे सजा के प्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो गई है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं कि 2020-21 के आसपास जो हमारा घरेलू बचत था वो 23 लाख 6 हजार करोड़ रुपए के लगभग आसपास था। आज अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है, जो 14 लाख कुछ करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन देश के जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो इन मुद्दों पे आपसे बात करना चाहता है, सवाल करना चाहता है, इससे पहले कि वो आपसे इन मुद्दों पे सवाल करे, आप उसे मंदिर मस्जिद की तरफ ले जाते हैं। तो मेरा जितनी भी जनता है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इन मुद्दों को चुनाव में लाइए। नहीं, वो तो चलो चुनाव में तो मुद्दे दूसरे ही चल रहे हैं, जबकि असलियत ये है, अगर आप अपने अध्ययन के हिसाब से बता रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था जी, तो अगर ये वापस सरकार में आ गए, ठीक है जी, तो देश की अर्थव्यवस्था को ये कहते हैं कि हम टॉप 3 में लेकर के चले जाएंगे, है ना? तो कैसे ले जाएंगे जब अर्थव्यवस्था के अंदर से खोखली हालत है? तो देखिए, अगर इनकी सरकार वापस आ गई तो जैसा ढका छुपा चल रहा है ये चलता रहेगा। आम जनता इन बातों से अवेयर कभी नहीं हो पाएगी। और अगर गठबंधन की सरकार आ गई तो ये चीजें अपने आप खुल के सामने आ जाएंगी। नहीं, तो गठबंधन की अगर सरकार आती है तो उनके लिए तो बड़ी चुनौती का काम होगा सरकार को चलाना। सरकार चलाना ही सबसे बड़ी समस्या होगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्लैश कर रही है। और जो आपने कही कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, हम इस उस पे ले जाएंगे, तो इसकी फाउंडेशन अगर कभी किसी ने रखी थी तो मनमोहन सिंह ने रखी थी। जैसे मैं आपको एक दीवार बना के दे दूं, एक मजबूत दीवार, एक फाउंडेशन बना के दे दूं, आप उसमें 2-4 ईंटें जोड़ करके पूरी दीवार का श्रेय नहीं ले सकते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो सबसे बड़ी खूबी है कि उन्हें श्रेय लेना आता है। अब मैं राजीव जी आपसे ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक अग्निवीर योजना लाई। आपको क्या लगता है? नहीं, अग्निवीर योजना तो अभी मोदी सरकार कह रही है तो हम तो बहुत अच्छा लाए, हालांकि देश में विरोध हो रहा है, युवा काफी नाराज हैं, है ना? क्योंकि जिन्हें सेना में एक लंबी नौकरी मिलती थी, नौकरी के बाद रिटायरमेंट होता था, रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलती थी, सुविधाएं मिलती थी, और वो एक दिल के साथ में, देशभक्ति की भावना के साथ वो बॉर्डर पे खड़े रहते थे। अब 4 साल की नौकरी होने की वजह से बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो अब कौन कौन सी दिक्कतें असलियत में, जी, बॉर्डर में और सेना के अंदर कौन सी दिक्कतें हैं? ये तो युवाओं की बाहर की बातें हो गई। जी, देखिए, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। अच्छा। जी, आप संविदा में कभी भी सुरक्षा नहीं रख सकते। आप अपने घर में किसी को अगर नौकर रखते हैं उदाहरण के लिए, और उस नौकर को ये पता हो कि मेरी नौकरी यहां केवल 10 दिन के लिए है, तो आपको क्या लगता है कि उसका समर्पण कैसा होगा? और एक नौकर आप ऐसा रखते हैं जिसको ये मालूम है कि मुझे यहां पे अपना जीवन गुजारना है, तो उसकी वफादारी और 10 दिन के लिए रखे गए नौकर की वफादारी में जो फर्क हो सकता है। तो हमारा जो सैनिक है वो भी एक है तो इंसान ही ना, उसको मालूम है मुझे 4 साल नौकरी करनी है,
और 4 साल के बाद मुझे चले जाना है। आप उदाहरण देखिए कि हमारी गोरखा रेजिमेंट भारत की मतलब बहुत मजबूत रेजिमेंट से एक है। हमारे शह मानिक शॉ जी ने एक बात कही थी कि अगर कोई ये कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। वाह, अच्छी बात जी। और मैं बता दूं कि आज गोरखा रेजिमेंट के सैनिक चीनी सेना में भर्ती होने जा रहे हैं, ये अग्निवीर की वजह से। अग्निवीर की वजह से, क्योंकि कोई भी गोरखा 4 साल की नौकरी नहीं करना चाहता है। और मैं बता दूं आपको कि जो हमारी भारतीय सेना है, सेना कभी इस पक्ष में थी ही नहीं कि हम संविधान में सैनिकों की भर्ती करें। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ये बात केवल नौकरी का मुद्दा नहीं है। नहीं तो ये मोदी सरकार क्यों नहीं समझ रही? वो तो कहते हैं हम देशभक्त हैं, सेना और हमारा गौरव और सीमाएं सुरक्षित हैं, और अब पाकिस्तान हमको देख करके डरता है, कांपता है, भाइयों बहनों हमने घुस के मारा। जब इतनी बातें होती हैं और दूसरी तरफ सेना के साथ इस लेवल का खिलवाड़, जी है? जो इनका मकसद क्या है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? सेना के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? देश के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? सत्ता में बने रहना उनकी पहली प्राथमिकता है। अब अगर सैनिकों को वो परमानेंट नौकरी देंगे तो उनकी सैलरी बेसिस चीजें जो होंगी, प्लस उनका जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन होगी, उसके लिए फंड की जरूरत होगी। और पैसा मोदी जी कुछ व्यक्ति विशेष लोगों को तो देना चाहते हैं, सबके लिए पैसा उनके पास नहीं। नहीं, अगर उनको नहीं देना चाहते हैं कि उनको पेंशन सुविधाएं, इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे, तो इससे भी जाहिर होता है कि अर्थव्यवस्था काफी नाजुक है। उनके पास उतने फंड नहीं है, पैसे नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं? आज तक 70 सालों से तो सैनिकों को सम्मान मिल रहा था, नौकरी मिल रही थी, पेंशन मिल रही थी, सुविधाएं मिल रही थी। अभी क्यों नहीं मिल रही है? अब क्यों 4 साल की? ये जो पूंजी का एकीकरण हुआ है, ये समस्या पूंजी की एकीकरण की है। भारत का जो रुपया है वो 95% लोगों का पैसा केवल 5% लोगों के पास है। और मोदी जी या कोई भी सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति जो तानाशाही से सत्ता चलाना चाहता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि पैसा सबके पास इक्वल बराबर बांटा जाए, क्योंकि फिर समाजवाद की स्थापना होगी, साम्यवाद की स्थापना होगी, तो हमारी तानाशाही फिर नहीं चल पाएगी। तानाशाही के लिए सबसे जरूरी जो मुद्दा है उसका पैसे का एक केंद्रीकरण। मतलब मैं समझ गया, कुल मिलाकर के ये है कि अगर जो आप बोल रहे हैं तो इनको देश से मतलब नहीं है, इनको सैनिकों से मतलब नहीं है, इनको अपनी तानाशाही, अपनी सत्ता से मतलब है। वो कैसे भी करके बनी रहे, तो ये तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये तो ऐसी सत्ता तो देश के लिए खतरा है, खतरनाक है, और ये बात लोगों को पता नहीं है। देखिए, अभी राहुल जी ने या विपक्ष के जितने भी लोग एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है। ये कोई मामूली बात नहीं कि संविधान खतरे में है। इन्होंने अपनी चीजें कर करके ये चीज प्रूफ कर दी है कि संविधान खतरे में है। उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। हमारा जो मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन होता था, उसकी प्रक्रिया जो होती थी, उसमें 3 लोग शामिल होते थे। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक प्रधानमंत्री और एक नेता प्रतिपक्ष, कोई भी विपक्ष का एक होता था। अभी मोदी जी ने संसद में एक बिल पारित करके ऐसा नियम बना दिया है कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त उसमें शामिल नहीं होंगे। अच्छा। तो आपको नहीं लगता विपक्ष रहेगा, लेकिन 2 लोग उनके रहेंगे, एक हमारा रहेगा, मतलब एक विपक्ष रहेगा। तो ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि पारदर्शिता पूरी रहेगी उसके चयन में? हाँ, कई मसले तो फिर है ना, के सवाल तो उठते ही। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि आज आपकी सत्ता है, कल को कोई ऐसा व्यक्ति उस सत्ता में बैठता है जो इस नियम का दुरुपयोग करेगा, तो क्या आप उसे रोक लोगे? क्योंकि कोई भी चीज सतत नहीं है, परिवर्तनशील है, बदलेगी। आज आप हो, कल कोई आएगा, परसों कोई और आएगा, और कहीं तो खुदा ना खास्ता ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने इस नियम का दुरुपयोग कर लिया, तो आप क्या करेंगे? नहीं, दूसरी तरफ ये बात मंदिर की करते हैं कि 500 साल बाद हमने मंदिर बनाया, और सनातन का तो देश के बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या वोटर्स हैं या उनके साथ जो जुड़े हुए हैं, वो तो इसी बात में खुश हैं। जी, है ना? जी। तो मंदिर बनवा करके उन्होंने कोई बेहतर काम किया है शायद देश के लिए या सनातन के लिए? मैं थोड़ा सा संशोधन करूंगा आपके इस वाक्य पे कि मंदिर का क्रेडिट लेना और मंदिर बनवाना 2 अलग अलग विषय हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंदिर निर्माण में कोई योगदान नहीं। उनके लिए ये मुद्दा था
मंदिर बना है कोर्ट के निर्णय से। हाँ, मंदिर का ताला खुलवाया था स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने। हाँ, और जो आप कह रहे हो कि धार्मिक, पूरा भारत धार्मिक है। हाँ, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, हाँ, हाँ, ठीक है, आप हिंदू हो सकते हो, बौद्ध हो सकते हो, सिख हो सकते हो, क्रिश्चियन हो सकते हो, हाँ। सनातनी हो सकते हो, मुसलमान हो सकते हो, लेकिन पूरा भारत हाँ। 99% धार्मिक है। ये बात आप मानते हैं? नहीं, ये तो धार्मिक है, लेकिन आज जो लोग मानते हैं कि आज सनातन का जो प्रचार प्रसार हुआ है, जी 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 आज सनातन को जो स्वच्छंदता मिली हुई है, जी जी ऐसा पहले नहीं था। हाँ। और देखिए 500 सालों बाद हमने मंदिर बनवाया है ना, और इससे देश में सुख नहीं, शांति मंदिर और उन्होंने सौहार्द- कहाँ बनवाया है? नहीं, चलो हम मान लेते हैं कि उन्होंने बनवाया है ना, तो इससे इससे समस्या क्या है? अगर मंदिर बन भी देखिए, गया है नहीं, है ना? समस्या मंदिर बनने में नहीं है, हाँ। बात विचारधारा की है। यदि आप सनातनी हो हाँ। तो भारत में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। हम्म, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम्म, एक धार्मिक व्यक्ति क्या करेगा? हम्म, आज तक हमारे देश में गौ हत्या बंद नहीं हुई है। हाँ, क्यों नहीं हुई? आप सनातनी हो, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हो। अभी जैसा इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स में पता चला है कि आपने जो बीफ एक्सपोर्टर है उनसे आपने 250 करोड़ रुपए चंदा ले लिया। हाँ। तो आप जनता की नजर में जाकर के अपने आप को सनातनी बता सकते हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है कि आज लोग इनका विरोध करना शुरू कर चुके हैं। नहीं, एक कई लोग बोलते हैं कि आपसी सौहार्द और ये जो आपको लगता माहौल है, है, आपको लगता है समाज में सौहार्द है? नहीं तो सौहार्द में कमी कहाँ है? सब कुछ तो लोग सब चल रहा है, कहाँ दिक्कत कहाँ है? नहीं, समस्या है। हाँ, पहले हम इंसान देखते थे, हाँ। अब हम मुसलमान देखते हैं। बहुत बड़ा अंतर आ गया है। इन तो- 10 वर्षों में हमारी मानसिकता में परिवर्तन आया गया है। पहले भारत का नागरिक भारतीय होता था, हाँ, अब वो टुकड़ों में बट चुका है। हाँ, अब वो हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, पारसी हो चुका है। हाँ, ये देश की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, सत्ता में बने रहने का ये एक चाबी हो सकती है, लेकिन देश के निर्माण और प्रगति के लिए ये घातक है। हाँ, आप ये बताइए कि भारत के हाँ। किस विषय पे या उसमें मुसलमानों का योगदान नहीं रहा है? हाँ, चाहे कोई उद्योग आप देख लीजिए, हाँ, आप उद्योग में देख लीजिए, फिल्म में देख लीजिए, खेल में देख लीजिए, सेना में देख लीजिए, कहां में इनमें कमी रह गई? हाँ। आप इनके ऊपर इल्जाम क्यों लगाते हो? आप मुझे बताइए। तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ परिवर्तन की आहट? जी, इस मौजू पे एक छोटा सा शेर मैं कहना चाहूंगा हाँ, अपने दर्शकों से कि हर तूफान से जो टकराए वो आंधी बनाऊंगा। हर तूफान से जो टकराए वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वाह वाह वाह। तो चलिए, ये थे अपना देवेश जी, जो हम लोग बैठे हुए थे, कुछ चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा आपके साथ भी शेयर की जाए। बाकी कुछ और चर्चाएं हम लोग जब बात करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान।